जय हिंद, नमस्कार और स्वागत है आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं निर्देशकों का ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म की इस विशेष साप्ताहिक श्रृंखला में, जिसके तहत हम लोग महत्वपूर्ण कानूनों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रति सप्ताह एक कानून के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज भी एक ऐसे महत्वपूर्ण कानून के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज इस श्रृंखला का 24वां उपाख्यान रहेगा और इस उपाख्यान में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 यानी कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की बात करेंगे। क्या है इसका प्रावधान, इसको समझेंगे, इसकी पूर्व भूमिका देखेंगे और अगर कोई इसका महत्व या इसकी कोई टीका है तो उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो सामान्यतः बैकग्राउंड जो अन्य कानूनों का होता है ऐसा इसका कुछ है नहीं। मात्र दो चीज़ें समझनी है। एक चीज़, भारत स्वाधीन हुआ, ब्रिटिशरों के हाथ से भारत जो है वो यहाँ के स्थानिक लोगों को मिला, प्रशासन भी मिला, प्रबंधन भी मिला। एक कॉन्स्टिट्यूशन हमने एडॉप्ट किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि काफ़ी सारे मूल्यों का, काफ़ी सारे सिद्धांतों का जो है एक मेल था, हमने उसे एडॉप्ट किया, उसे स्वीकारा और उसी संविधान के तहत हमें लोकतंत्र के मूल्य प्राप्त हुए हैं। अब लोकतंत्र है तो यहाँ चुनाव का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। चुनाव भी मुक्त व निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, वही लोकतंत्र की नींव है। तो इसको, पूरे इलेक्शन को फेयर और जो है फ्री बनाने के लिए, मुक्त और निष्पक्ष बनाने के लिए यहाँ हमारी पार्लियामेंट के द्वारा 1950 में यह कानून घड़ा गया। यह कानून के ऊपर जो है काफ़ी चर्चाएं हुई, सुधार हुए, उसके ऊपर मतदान हुआ और आखिर में उसे पारित करके भारत में लागू करवा दिया गया, जिससे भारत में प्रति स्तर की चुनाव जो है, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हो, उनके बारे में हमें यहाँ प्रावधान देखने को मिलते हैं कि कैसे चुनाव होंगे, कैसे चुनावी प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। साथ ही में इसका एक जुड़वा भाई है जिसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 कहते हैं। उसमें यह पूरी जो यहाँ हमें जो 1950 के एक्ट से जो हमें प्रक्रिया मिली है, वो प्रक्रिया को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए उसकी बात यहाँ 1951 में की गई है। इसके बाद का ही एक्ट है जो हम नेक्स्ट वीक देखने वाले हैं। मगर इस एक्ट में हमें मात्र और मात्र चुनावी जो प्रोविजंस को यहाँ दाखिल किया गया, कैसे डायरेक्ट इलेक्शंस किसके होंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शंस होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ तय की गई। तो ये अपने आप में एक अहम जो है कानून है। प्लस अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें कि पार्लियामेंट ने कौन सा पावर यूज़ करके यह कानून घड़ा है, यह कानून को पारित किया है, तो इलेक्शंस के पोर्शन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें एक इलेक्शन का भाग है, पूरा चुनाव का भाग है। उसमें आर्टिकल 327 के तहत मैं यहाँ लिखूंगा, आर्टिकल 327 के तहत पार्लियामेंट को ये पावर मिला है कि अगर पार्लियामेंट को जब ज़रूर लगे कि अच्छी चुनावी प्रक्रिया करने के लिए कुछ कानून बनाने हैं तो वो कानून बना सकते हैं, उन्हें पारित कर सकते हैं, उन्हें लागू भी भारत के ऊपर, भारत के न्यायिक क्षेत्र के ऊपर कर सकते हैं। तो इसका पार्लियामेंट ने एक्सटेंसिव यूज़ किया और 1950 और 51 की जो एक्ट्स है उसको बना डाली ताकि इलेक्शन प्रक्रिया जो है वो भारत में अच्छी हो, स्मूथली चल सके। तो अब देखेंगे एक के बाद एक। बैकग्राउंड का जिक्र मैंने कर लिया तो सीधा ऑब्जेक्टिव से शुरू करेंगे चर्चा को। देखिए, ऑब्जेक्टिव में द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 फुलफिल्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टू कंडक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड स्टेट असेंबली। टू द हाउस ऑफ पीपल एंड स्टेट असेंबली यानी कि लोकसभा और राज्य की विधान या धारा सभा। क्योंकि हमें मालूम है यहाँ केंद्रीय स्तर पर हमारी जो लेजिस्लेटिव हाउस है हमारा, उसमें दो सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो यह लोकसभा लोगों का गृह जिसे कहते हैं या हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, उसका चुनाव कैसे होगा वो यहाँ तय किया गया है। साथ ही में स्टेट असेंबलीज का चुनाव यहाँ कैसा होगा
वो भी यहाँ तय किया गया है। उसके साथ अगर इसके अन्य उद्देश्य देखें तो सबसे प्रथम टू प्रोवाइड फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स एंड डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। एलोकेशन ऑफ सीट्स, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि जो मत क्षेत्र है उसकी सीमा, मत क्षेत्र की सीमा की बात की जा रही है और यहाँ एलोकेशन ऑफ सीट की प्रति राज्य को कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दे देनी चाहिए। उसके बाद टू क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, कौन मत दे सकेंगे, यानी कि एक प्रकार से जो इलेक्टोरल रोल्स है उसके ऊपर पहले लोगों का पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन करना, फिर बाद में रोल्स बनाना, पूरा लिस्ट जो है वो बनाना, टू प्रिपेयर फॉर इलेक्टोरल रोल्स, ये भी एक इसका उद्देश्य था। और तीसरा था टू मैनर ऑफ फिलिंग ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा में कैसे जो बैठकें हैं उन्हें भरा जाए। आज जो हम लोग देख रहे हैं कि प्रति 2 वर्ष कुछ अनुपात में राज्यसभा के सदस्य निवृत्त होते हैं और उनको उस जगह पर अन्य सदस्यों को भरा जाएगा, मगर वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होंगे या प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तय हुई है कि प्रति 2 वर्ष में निवृत्त होंगे या उनकी जो सभ्य अवधि है वो 6 वर्ष की रहेगी। वो सारी जो तथ्यात्मक माहिती हमने सीखी है वो दरअसल इस कानून के तहत हमें मिली है। तो अपने आप में ये कानून भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र संरचना के लिए और भारत के संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये रही इसके उद्देश्यों की बात। अब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात करें तो आमतौर पे यह 6 भागों में यह पूरा कानून विभाजित है। एक एक भाग देखेंगे जिनमें कुछ एक महत्वपूर्ण माहिती है। सबसे प्रथम एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा में जो बैठकों की जो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हुआ, तो वो यहाँ हमारे सामने है। इस कानून के तहत यह बैठकों का जो आवंटन है वो हुआ था। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट इन द हाउस ऑफ पीपल एंड द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यस, प्रथम शेड्यूल इस कानून का में कहता है कि कौन सा राज्य में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहेगी, यानी कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहेगी और उनमें से कितनी सीटों के ऊपर आरक्षण रहेगा शेड्यूल्ड कास्ट का और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। ये आरक्षण उस पर्टिकुलर राज्य की वस्ती के ऊपर आधारित होगा कि उस पर्टिकुलर राज्य की कुल वस्ती में, कुल जनसंख्या में कितने लोग या कितने प्रतिशत आबादी शेड्यूल्ड कास्ट की है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है, उसके ऊपर यहाँ रिजर्वेशन तय किया जाएगा। दिस सीट्स शैल बी फिल्ड बाय पर्सन्स डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द स्टेट। यस, डायरेक्टली इलेक्टेड, जिसमें प्रजा अपना मत देती है और उस मत से एक सांसद को चुनती है। वो सांसद सीधा लोकसभा में बैठ सकता है, ऐसा यहाँ इस कानून का कहना है। एवरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी शैल बी ए सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 व्यक्ति लोकसभा में नहीं बैठ सकते हैं, मात्र एक ही व्यक्ति बैठ सकता है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हो, जिसको सबसे ज्यादा प्रजा का मत मिला हो, वही बैठ सकता है। तो ऐसा ही आज हमारे देश में चल रहा है। कुल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है आज हमारे भारत में। प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक व्यक्ति वहां जाके बैठता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो, चाहे वो ओपोजिशन का हो या अन्य पार्टी का हो या इंडिपेंडेंट हो। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। द सेकंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच लेजिस्लेटिव असेंबली। These seats are to be filled by persons through direct elections from assembly constituency. Yes, यहाँ भी डायरेक्ट इलेक्शन, स्टेट असेंबलीज में, लोकसभा में भी डायरेक्ट इलेक्शन। तो हम लोग दोनों को समझ रहे हैं, दोनों में हम लोग मतदान भी करते हैं, यानी कि प्रजा की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली मतदान करते हैं। वरना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राज्यसभा के इलेक्शन में हम डायरेक्टली किसी को इलेक्ट नहीं करते, किसी को वोट नहीं देते हैं। तो यही ऐसे 2 चुनाव है, एक तो जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा का चुनाव और दूसरा राज्यों की विधानसभाओं का या धारासभाओं का चुनाव। द शेड्यूल विल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द नंबर ऑफ सीट्स टू बी रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द असेंबली। यस, एज लाइक इट हैपेंड इन द केस ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहाँ स्टेट में भी
कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो जनसंख्या है, जो बस्ती है, उनमें से कितने प्रतिशत शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उसके ऊपर ये जो जगह है, नंबर ऑफ बैठक या नंबर ऑफ सीट्स है, वो तय की जाती है और उसके ऊपर आरक्षण मिलता है शेड्यूल्ड कास्ट को और ट्राइब्स को, दोनों को। तो ये बात रही दोनों इलेक्शन की। शेड्यूल फर्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट टॉक्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, दे शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड. There are reservation for scheduled caste and scheduled tribes, as like schedule second of this particular act talks about the election of state assemblies, which are also direct in nature, and also talks about the reservation for scheduled tribes and scheduled caste as well. उसके बाद देखें तो तीसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. देखिए कई सारे राज्य भारत में ऐसे है जहाँ द्विगुरुवीय धारासभा है, द्विगुरुवीय विधानसभा है या विधानमंडल है, जिसमें एक है लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि परिषद. मगर अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहां एक गुरुवीय आज जो है लेजिस्लेटिव सिस्टम है, एक गुरुवीय है, जिसमें गुजरात भी आएगा, जिसमें अन्य जो बड़े बड़े आप समझ लीजिए कि राज्य है जैसे राजस्थान है, वो भी एक गुरुवीय तंत्र से चलता है. मगर ऑन द कॉन्ट्ररी महाराष्ट्र जो है वहाँ द्विगुरुवीय है, उत्तर प्रदेश में द्विगुरुवीय है. तो ऐसा यहाँ उनके इलेक्शंस की चर्चा भी की गई है. देखेंगे थर्ड शेड्यूल ऑफ द एक्ट states the allocation of seat in the legislative council of states. The scheduled shall be divided into two columns, wherein the first column would represent the state and the subsequent column would show the number of seats as provided under section 10. देखिए यहाँ आमतौर पे देखें तो लोकसभा व स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों का स्वभाव जो है वो मिलता जुलता है. वहीं राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्वभाव मिलता जुलता है. तो अगर राज्यसभा की इलेक्शन देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि वे इनडायरेक्ट इलेक्शंस है. तो वैसे ही अगर स्टेट लेवल पे आए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इनडायरेक्ट इलेक्शन से ही चलती है. यहाँ इनके ही प्रावधान दिए गए हैं और कहा गया है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इस तरह होगी, प्रति राज्य इस तरह एलोकेशन ऑफ सीट्स होगी, और कैसे इनको भरा जाए उसकी भी यहाँ रूपरेखा दी गई है. तो यहाँ एक हमें बेसिक समझना है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का स्वभाव एक समान है, वहीं राज्यसभा व लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का स्वभाव एक समान है कुछ हद तक. उसके बाद देखें डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी. द डिलिमिटेशन कमीशन shall determine the extent of states and union territory in India, and according to it new constituency shall be determined by election commission. जो सीमा निर्धारण मैंने आपको बताया, तो यहाँ सीमा निर्धारण भी किया जा सकता है. प्लस अगर कोई भूभौगोलिक सुधार हो, कोई फेरफार हो, तो नई कॉन्स्टिट्यूंसी को भी यहाँ इंक्लूड किया जा सकता है. वो सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के अधीन है, उनके द्वारा ही की जाती है. उसके बाद देखें अफसर या ऑफिसर, तो जो कंडक्ट करवाता है यह पूरा इलेक्शन, कौन कौन से प्रावधान है, कैसी हायरार्की है, उसको हमें देखना पड़ेगा. एवरी स्टेट एज अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, एवरी स्टेट एज वन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर which looks for the election in the particular state, who is appointed by the election commission in consultant with the government. यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है और उस निर्णय के अधीन किसी भी अफसर को, किसी भी अधिकारी को यहाँ इस पद पर बिठाया जाता है. द ऑफिसर्स विल हैव ए ड्यूटी टू सुपरवाइज प्रिपरेशन, रिविजन, करेक्शन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन. यस, जो इलेक्टोरल रोल्स है वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, उसमें भूल है या कोई किसी भी प्रकार का आप समझ लीजिए कि कोई एरर है, कोई लूप है, तो उसको यहाँ इलेक्टोरल ऑफिसर को, स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर को देखना है और उसे मिटाना है इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग के अधीन या उसके तहत. उसके बाद देखें तो इलेक्शन कमीशन विल ऑल्सो अपॉइंट अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हु विल कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज वर्क इन द डिस्ट्रिक्ट. यस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया. फिर उसके बाद स्टेट्स के लिए अलग अलग स्टेट के एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होंगे. फिर उन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के नीचे प्रति डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर होगा जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यही काम को अंजाम देगा, देखरेख करेगा. अब द इलेक्टोरल रोल इन यूनियन टेरिटरी नॉट हैविंग ए लेजिस्लेटिव असेंबली shall be prepared and revised by electoral registration officer
who will again be appointed by the election commission in consultation with government. देखिए, जहां ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, फॉर एग्जांपल दमन एंड दीव, फॉर एग्जांपल दादरा एंड नगर हवेली, तो यहाँ एक ऐसा अधिकारी होगा जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा, मगर उसका काम जो है वो थोड़ा भिन्न हो जाएगा, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होंगे स्टेट के, तो वहाँ इलेक्टोरल रोल्स का कोई रोल नहीं रहेगा। तो उसके लिए वहाँ एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मौजूद होगा, जो कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है यूटी में विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो यहाँ भरपाई करने का प्रयास करेगा। फिर उसके बाद अगर इलेक्टोरल रोल्स की बात करें, ठीक है, तो ये एक प्रकार की सूची है जिनमें मतदार के नाम शामिल है। जिनका नाम इलेक्टोरल रोल्स में शामिल नहीं है वो मत नहीं दे सकता, सीधी सी बात है, उसे मत देने से बाधित किया जाएगा। देखेंगे, फॉर every assembly constituency an electoral roll shall be prepared under the supervision of election commission. These rolls shall be clubbed together to form the electoral rolls for every parliamentary constituency. असेंबली में डिस्ट्रिक्ट वाइज रोल तैयार किया, फिर उस रोल का यूज करेंगे जनरल इलेक्शंस में, लोकसभा के इलेक्शंस में उस डिस्ट्रिक्ट रोल्स को मर्ज कर देंगे और उसमें से एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रोल जो है बनाया जाएगा, जिसके तहत वो चुनाव भी करवाए जा सके। A person shall be disqualified to register in an electoral roll if he is not an Indian citizen and has been declared of unsound mind by the competent court or has been disqualified from voting under any law. If in case he is fugitive, if in case he is a criminal, तो ऐसे मामलों में उसे मत देने से रोका जाएगा, उसे बाधित किया जाएगा। तो ऐसे लोगों को यहाँ इलेक्टोरल रोल में शामिल नहीं किया जाएगा। उनको इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, मानसिक रूप से स्वस्थ तंदुरुस्त होना ज़रूरी है, और किसी भी प्रकार के अन्य कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के साथ जुड़े ना हो, वे सारे लोग इलेक्टोरल रोल्स में अपना नाम देख सकते हैं और उनको मताधिकार मिल सकता है। फिर आगे देखें तो ए पर्सन कैन ओनली रजिस्टर इन वन इलेक्टोरल रोल एंड दैट टू फॉर ओनली वन टाइम। A person who is above the age of 18 years and is an ordinary resident of constituency shall be eligible to register in the electoral roll of that constituency. First of all, he should be above age of 18 and he should be an ordinary citizen, not a very special one. फिर उसके बाद the meaning ordinary resident has been provided under section 20 of the act. सामान्य नागरिक किसे कहा गया है वो यहाँ इसी कानून के सेक्शन 20 में हमें दिया गया है कि उसके ऊपर कोई एफआईआर या कोई ऐसे गंभीर मामलों की शिकायत ना दर्ज की गई हो, या उसे किसी भी कोर्ट ने अनसाउंड घोषित ना किया हो, या वो भारत का सिटीजन ना हो। ठीक है, तो इन सारी शर्तों से अलग जो लोग हैं उनको ऑर्डिनरी कहते हैं। ये सारी शर्त वाले लोग को विशेष नागरिक हम लोग कह सकते हैं, उनको इलेक्टोरल रोल में कोई स्थान नहीं मिलता। Any person residing outside India can also register in an electoral roll if he has not acquired citizenship of any other country and he is not residing in the constituency because of employment, education and other reason. Yes, तो ये भी एक अच्छा सुधार है जो कि पहले नहीं था। पहले जो NRIs थे उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, मगर 2010 से उनको वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, तो ये एक अपना आप में सकारात्मक बाबत है। Chapter 3 of the Act also provides for revision, correction and inclusion in the इलेक्टोरल रोल्स। तो ये यहाँ पोस्ट कामगिरी है, एक बार रोल बन गया तो फिर उसके बाद उसको रिवाइज करना, उसको करेक्ट करना, उसमें कोई नाम जोड़ना, तो ये सारी चीज़ों के प्रावधान यहाँ चैप्टर 3 में दिए गए हैं। तो ओवरऑल ये सारे 6 विभाग थे इस पूरे चैप्टर के या इस पूरे कानून के, जिसके तहत हमें ऐसा जानने को मिलता है कि भारत जैसे लोकतंत्र में चुनाव की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो यहाँ इस एक्ट के द्वारा मिला है। अगर ये एक्ट नहीं होता तो आज जिस चुनाव को हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं, ये चुनाव होते ही नहीं, ये स्वभाव वाले चुनाव गैरहाजिर होते हैं। तो इसीलिए ये कानून जो है वो महत्वपूर्ण है। प्लस क्रिटिक्स जो है वो इस कानून में कोई है ही नहीं, क्योंकि अपने आप में ये कानून महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंस इसका ज़रूर है कि भारत जैसे इतने विशाल डेमोक्रेसी में या इतने विशाल लोकतंत्र देश में मुक्त और जो है निष्पक्ष चुनाव का जो कोई स्टेज तैयार किया है, रंगमंच तैयार किया है, तो ये इस कानून के द्वारा हुआ है। तो अपने आप में ये कानून
महत्वपूर्ण है। रही बात अमेंडमेंट्स की इस कानून में, तो काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स इस कानून ने देखे हैं सिंस इट्स इंसेप्शन, मगर रिसेंट अमेंडमेंट देखे तो वो अमेंडमेंट था 2010 का, जिसके तहत एनआरआई को इलेक्टोरल रोल्स में स्थान मिला, उनको मताधिकार मिला, यानी कि इट वॉज एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स टू एनआरआईज एज वेल who are not residing in India on a regular basis। ठीक है, तो ये इसका रिसेंट अमेंडमेंट है। बाकी काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स यहाँ छोटे बड़े इस कानून में हुए हैं। तो इस पूरी चर्चा में हमने यह कानून को अच्छी तरीके से देखने का प्रयास किया। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड रहेगा, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, वो लेक्चर 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के ऊपर रहेगा, जिसके तहत हमें यह प्रक्रिया देखनी है। इस कानून ने तो एक ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखी है। अब इस ब्लूप्रिंट को कैसे वास्तविकता में तब्दील किया जाए, उसके लिए एक अच्छी प्रक्रिया की ज़रूरत होती है, और वो प्रक्रिया 1951 के जन प्रतिनिधि अधिनियम के द्वारा हमें मिलती है। तो नेक्स्ट वीक हम लोग वो कानून को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। साथ ही में सामान्य अध्ययन के लिए आप ग्रोथ मोड यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ आज ही जुड़े, आज ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को शेयर कीजिए, ताकि हमारी टीम की मेहनत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक, महत्वाकांक्षी अभ्यर्थियों तक पहुँचे। तो आज इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले सप्ताह इसी श्रृंखला के तहत एक नए कानून व उसके संशोधन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।